वो दरवाजे के पास आकर रुक गई थी। एक क्षण उन बंद दरवाजों को देखा, महसूस किया कि हृदय की धड़कन कुछ तेज हो गई है। चेहरे पर शायद कोई भाव हल्की छाया लेकर आया। एक विषाद की रेखा खिंची और आंखें कुछ नम हो गई। साड़ी का पल्लू संभालते हुए हाथ घंटी के बटन पर गया तो उसमें थोड़ा कंपन स्पष्ट झलक रहा था। जब तक रीता ने आकर द्वार खोला, उसे कुछ क्षण मिल गए अपने को संभालने के लिए। अरे मंशा दीदी, आप? आश्चर्य से रीता की आंखें खुली रह गई। हाँ, मैं ही हूँ। क्यों यकीन नहीं हो रहा? ये बात नहीं, पर आपके इधर आने की आशा नहीं थी। आशा? मंशा आगे नहीं बोली। लगा जैसे शब्द अटक गए हैं। दोनों चलकर ड्राइंग रूम में आ गईं। कालीन में उसका पांव उलझा तो रीता ने उसे सहारा दिया। उससे लगे झटके से स्मृति की एक खिड़की सहसा खुल गई। उस दिन भी इसी तरह सूने घर में घंटी पर रवि ने दरवाजा खोला था और अपनी बाहों का सहारा देकर वो जब उसे ड्राइंग रूम में लाया था तो मंशा का पांव कालीन में उलझा गया था। वो गिरने ही वाली थी कि रवि ने उसे संभाल लिया था। बस इसी तरह संभालते रहना, उसके यही शब्द से जिस पर रवि ने गर्दन हिलाकर स्वीकृति दी थी और उसे आश्वस्त किया था। उसे सोफे पर बिठाकर रवि ने अपलक निशब्द उसे कितनी देर तक निहार कर कहा था, तुम्हें चुपचाप देखने की इच्छा कई बार हुई है। इसमें एक विचित्र से आनंद का अनुभव होता है। सच, मंशा को लगा 20 से 22 वर्ष बाद रीता उसी घटना को दोहरा रही है और वो उसकी चुप्पी और सूनी खाली नजरों को सहन नहीं कर पा रही है। क्या बात है रीता, इतनी अजनबी तो मत बनो कि मुझे डर लगे। नहीं दीदी, ये बात नहीं, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं ना, वही कसर पूरी कर रही थी। फिर थोड़ा हंसकर बोली, वैसे 20-22 वर्ष अजनबी बनने के लिए काफी होते हैं। लोग सब कुछ भूल जाते हैं और दुनिया भी बदल जाती है। नहीं रीता, कोई कुछ नहीं भूलता, सिर्फ याद का एहसास नहीं करा पाता और इस विवशता में सब जीते हैं। उससे कुछ लाभ नहीं मिलता सिवाय मानसिक अशांति के। मंशा बोली, अच्छा दीदी, घर पर सब कैसे हैं? पहले चाय या कॉफी तो पिलाओ, बातें फिर करते रहेंगे। हंसकर बोली, ओह सॉरी, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और रीता हंसती हुई उठकर चली गई। मंशा थोड़ी राहत महसूस करने लगी। जाने क्यों वातावरण में उसे एक बोझिलपन महसूस होने लगा था। वो उठकर सामने के कमरे की ओर बढ़ने लगी। विचारों की कड़ियां जुड़ती चली गईं। 20 वर्षों बाद वो इस घर में आई है। जीवन का सारा काम ही तब से जाने कैसा हो गया था। ऐसा लगता कि मन की भीतरी तहों में दबी सारी कोमल भावनाएं समाप्त सी हो गई हैं। वर्तमान की चढ़ती परत अतीत को धीरे धीरे दबा गई थी। रवि संसार से उठ गया था और भैया भी, केवल उनसे छुई स्मृतियां ही शेष रह गई थी। रवि के साथ जीवन को जोड़ने का सपना सहसा टूट गया था। घटनाएं रहस्य के आवरण में धुंधलाती गई थी। प्रभात के साथ जीवन चलने लगा। इच्छा अनिच्छा से अभी भी चल ही रहा है। उन 1-2 वर्षों में जो जीवन उसे जीना था, उसकी मीठी महक को संजो कर रखने की कामना के बावजूद उसने उसे भूलना चाहा था। वो अपने आप से लड़ती भी रही कि बीते हुए उन क्षणों से अपना नाता तोड़ ले और नए ताने बाने में अपने को खपाकर सब कुछ भुला दे, पर वो ऊपरी तौर पर ही अपने को समर्थ बना सकी थी। भीतर की आग बुझी नहीं थी। 20 वर्षों के अंतराल के बाद भी नहीं। आज ज्वालामुखी की तरह धधक उठने के एहसास से ही वो आश्चर्यचकित हो सिहर उठी थी। क्या 20 वर्षों बाद भी ऐसा लग सकता है कि घटनाएं अभी अभी बीती हैं, जैसे वो इस कमरे में कल परसों भी आ गई थी, जैसे अभी रवि कमरे में दरवाजा खोलकर प्रकट हो जाएगा। उसकी आंखें भर आई। वो भारी कदमों से कमरे की ओर बढ़ गई। कोई खास परिवर्तन नहीं था। सामने छोटी मेज पर वो तस्वीर उसी फ्रेम में वैसी ही थी। कागज पुराना हो गया था, पर रवि का चेहरा उतनी ही ताजगी से पूर्ण था। जनता पार्क के फव्वारे के सामने उसने रवि के साथ ये फोटो खिंचवाई थी। रवि की बाह उसकी बाह से आगे आ गई थी और मंशा की साड़ी का आंचल उसकी पैंट पर गया था। ठीक बीच से जब रवि ने तस्वीर को काटा था तो एक में उसकी बाह का भाग रह गया और
इसमें उसकी साड़ी का आंचल रह गया। 2-3 वाक्य कमरे में फिर प्रतिध्वनित हुए। मैंने तुम्हारा आंचल थामा है मंशा और तुम्हें बाहों का सहारा दिया है। अपनी शादी के दिन इसे फिर जोड़कर एक कर देंगे। वो कितनी देर तक रवि के कंधे पर सिर टिकाकर सपनों की दुनिया में खोई रही थी। उस दिन उन्होंने एमए में साथ साथ प्रवेश किया था। भाषा विज्ञान के पीरियड में प्रोफेसर के कमरे में अक्सर रवि और मंशा साथ बैठते। कभी उनकी आपस में कहनी छू जाती तो कभी बाह सिरहन की प्रतिक्रिया दोनों और होती और फिर धीरे धीरे ये अच्छा लगने लगा। रवि तभी मंशा के बड़े भैया से मिला और फिर तो उसका मंशा के घर में बराबर आना जाना होने लगा। तुषार से घनिष्ठता बढ़ने के साथ साथ मंशा से भी अलग से संबंध विकसित होते चले गए। वो पहले से अधिक भावुक और गंभीर रहने लगी, अधिक एकांत प्रिय और खोई खोई सी दिखाई देने लगी। अपने में आए इस परिवर्तन से मंशा खुद भी असुविधा महसूस करने लगी, क्योंकि उसका संपर्क का दायरा सिमट कर उस पर और रवि पर केंद्रित हो गया था। कानों में रवि के वाक्य ही प्रतिध्वनित होते रहते थे, जिन्होंने सपनों की एक दुनिया बसा दी थी। वे कौन से संस्कार होते हैं जो दो प्राणियों को इस तरह जोड़ देते हैं कि दूसरे के बिना जीवन निरर्थक लगने लगता है। तुम्हें मेरे साथ देखकर नियति की नीयत ना खराब हो जाए। सच, इसीलिए मैंने उस चित्र के 2 भाग कर दिए। रवि के कंधे पर सिर रखे वो घंटों उसके हृदय की धड़कन को महसूस करती रही। उसकी धड़कन से सिर्फ एक ही आवाज निकलती रही, मंशा मंशा मंशा। वे क्षण उससे आज भी याद है जैसे बीते थे। सामने बालसमंद झील का नील जल बूटी पहाड़ियों की युवा चट्टानों से अटखेलियां कर रहा था। रह रहकर मछलियां छपाक से छलांग लगाती और पेट की रोशनी में चमक कर विलीन हो जाती। झील की सारी सतह पर चलने वाला यह दृश्य किसी नववधु की चुनरी में चमकने वाले सितारों की झिलमिल सा लग रहा था। बांध पर बने महल के सामने बड़े प्लेटफॉर्म पर बेंचें लगी हुई थी। मंशा का हाथ रवि के हाथ में था। उसे सहलाते सहलाते ही उसने कहा था, मंशा समय ठहर क्यों नहीं जाता है। मंशा ने एक बहुत ही मधुर दृष्टि से उसे देखकर दूसरे हाथ की उंगली उसके होठों पर रख दी थी। नहीं रवि, समय के ठहरने की कामना मत करो। ठहराव में जीवन नहीं होता, शून्य होता, और शून्य नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता। रवि हंस पड़ा था। साहित्य का अध्ययन करते करते तुम दार्शनिक भी हो गई हो। न जाने ऐसे कितने दृश्य खंड समय की भित्ति पर बनते गए और अपनी स्मृतियां मानस पटल पर छोड़ते गए। बीते हुए एक एक क्षण की स्मृति में जीने में उतना ही समय फिर बीत जाएगा, और जब इन क्षणों का अंत आएगा तब क्या फिर से उस अंत को झेला जा सकता है? क्या कभी कोई ऐसी सामर्थ्य जुटा पाएगा जीवन के कटु और यथार्थ सत्य को फिर से जी सकने की, उसका सामना करने की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जीवन की नियति ऐसी नहीं हुई। चलते चलते ही जीवन की दिशा और धारा मुड़ जाती है या अवरुद्ध हो जाती है। हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि सत्य घटित होने लगता है। मंशा के जीवन के सामने सब प्रश्न चिन्ह लग गया। उसे इसका भान भी नहीं हुआ। घर के वातावरण में एक सरसराहट होने लगी। कुछ सामान्य से हटकर हो रहा था जो मंशा की जानकारी से दूर था। माँ, बाबूजी और भैया की मंत्रणाएं होने लगी। तब आशय उसकी समझ में आ गया। माँ ने उसकी जिज्ञासा अधिक नहीं रखी। उदयपुर का एक इंजीनियर लड़का उसके लिए देखा जा रहा था। उसने माँ से रोज भरे आश्चर्य से कहा, मेरी शादी, और मुझसे कुछ कहा तक नहीं। कुछ निश्चिंत होता तभी तो कहती। तो निश्चिंत होने के बाद कहा जा रहा है? पर माँ, सिर्फ कहना ही तो काफी नहीं, पूछना भी तो होता है। मंशा, इस घर की ये परंपरा नहीं रही। जानती हूँ, परंपरा तो नहीं अब बनेगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मंशा, हाँ माँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जब उसने दोहराया तो माँ का गुस्सा भड़क उठा। फिर किससे करेगी? मैं भी तो सुनूं। शायद घर में सबको इसका अंदाजा हो गया होगा। मंशा, माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जात पात समाज का कोई ख्याल ही नहीं है। मंशा हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई। घर में सहसा ही तनाव व्याप्त हो गया था। शाम को तुषार के सामने रो रो कर माँ ने अपने मन की व्यथा कह सुनाई। बाबूजी को सब कुछ नहीं बताया गया। तुषार इस समस्या को हल करने की चेष्टा करने लगा। उसे विश्वास था वो मंशा को समझा देगा, और नहीं मानेगी तो थोड़ी डांट फटकार भी कर लेगा।
मन से वो भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मंशा पराई जात के लड़के रवि से ब्याह करे। वो जानता था कॉलेज के जीवन में प्रेम प्यार के प्रसंग बन ही जाते हैं, पर भैया क्या तुम भी मेरी स्थिति को नहीं समझ सकते? माँ और बाबूजी तो पुराने संस्कारों से बंधे हैं, लेकिन अब तो सारा जमाना नई हवा में नई परंपराएं स्थापित करता जा रहा है। हम पढ़ लिख कर भी क्या नए विचार नहीं अपनाएंगे? मंशा तुषार ने समझाना चाहा। मैं बिना तुम्हारे कहे सब जानता हूँ, ये भी मानता हूँ कि रवि के सिवा तुम्हारी कोई पसंद नहीं हो सकती, पर यह कैसे संभव है? वो हमारी जाति का कहाँ है? क्या उसके दूसरी जाति के होने जैसी छोटी सी बात ही अड़चन है? तुम इसे छोटी बात मानती हो? भैया, इस बाधा का जमाना अब नहीं रहा, इसमें कोई कमी नहीं है। मंशा तुषार ने फिर प्रयास किया। आज समाज में इस घर की जो प्रतिष्ठा है वो इस रिश्ते के होते ही कितनी रह जाएगी, ये तुम ना सोचा है? ये ब्याह होगा भी तो प्रेम विवाह अधिक होगा, अंतरजातीय कम। मैं सच कहता हूँ कि बाद में तालमेल बैठाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। तुम एक साथ दोनों समाज से कट जाओगी। माँ और बाबूजी बाद में तुम्हें कितना स्नेह दे सकेंगे और उस घर में तुम कितना प्यार पा सकोगी, इसकी कल्पना करके देखो तो सही। मंशा ने सिर्फ भैया को देखा, बोली कुछ नहीं। तुषार ही आगे बोलता रहा। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर जीवन के सारे पहलुओं पर जरा ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है। मंशा, जल्दी में कुछ भी निर्णय ठीक से नहीं लिया जा सकता। फिर सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि प्रेम अमर होता है। किसी ने ब्याह अमर होने की बात नहीं कही, क्योंकि उसका महत्व नहीं है। अपने अंतिम शब्दों पर जोर देकर वो कमरे से बाहर चला गया। मंशा सब कुछ सोचकर भी भैया की बात नहीं मान सकती थी। किसी और से ब्याह करने की कल्पना तक उसके मस्तिष्क में नहीं आ पाती थी। घर के वातावरण में उसे एक अजीब सा खिंचाव और उपेक्षा का भाव महसूस होता जा रहा था, जो ये एहसास करा रहा था मानो उसने घर की इच्छा के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध कर डाला हो। भैया ने अगली बहस में उससे जीवन का अंत कर देना अधिक उपयुक्त मान लिया था। उसे इस सीमा तक हटी देख तुषार को बहुत क्रोध आया था, पर उसने हंसकर इतना ही कहा, नहीं मंशा, तुम्हें जान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर के तनाव में थोड़ी ढील महसूस होने लगी, जैसे प्रसंग टल गया हो। तुषार भी पहले की अपेक्षा कम खिंचा हुआ सा रहने लगा था, पर न अब रवि आता और न ही मंशा ही बाहर जाती थी। मंशा कोई जिद करके तनाव बढ़ाना नहीं चाहती थी। तभी सहसा एक दिन शाम को समाचार मिला कि रवि सख्त बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। माँ बाप के मना करने पर भी मंशा सीधे अस्पताल पहुंच गई। देखा, इमरजेंसी वार्ड में रवि को ऑक्सीजन और ग्लूकोज दिया जा रहा है। उसका सारा चेहरा स्याह पड़ गया था। चारों ओर भीड़ में विचित्र सी चर्चा थी। मामला जहर का माना जा रहा था। रवि किसी डिनर पार्टी में गया था, नाखूनों का रंग बदल गया था। डॉक्टरों ने पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, पर तुषार ने समय पर पहुंचकर अपने मित्र विक्टर की सहायता से केस बनाने का मामला रुकवा दिया। ये पता नहीं चल पा रहा था कि जहर उसे किसी दूसरे ने दिया या उसने खुद लिया था। रवि बेहोश था और उसकी हालत नाजुक थी। मंशा के पांव तले से धरती खिसकती जा रही थी। एक एक क्षण कांटे नहीं कट रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों और कैसे हो गया। फिर सहसा बिजली की तरह मस्तिष्क में विचार कौंधा, कल शाम को भैया भी तो उस पार्टी में गए थे, फिर तबीयत इन्हीं की क्यों खराब हुई? बहुत रात गए वो लौट आई। डॉक्टर पूरी रात रवि को बचाने का प्रयत्न करते रहे, पर सुबह होते होते वे हार गए। दाह संस्कार बिना किसी विलंब के तुरंत कर दिया गया। मंशा गुमसुम सी कमरे में बैठी रही, ना बोल सकी और ना रो सकी। रह रह कर कुछ बातें मस्तिष्क की सूनी दीवारों से टकरा जाती और उनके केंद्र में तुषार भैया आ जाते। तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई महीने भर पहले उन्होंने कहा था। फिर पार्टी में तुषार के साथ रवि का होना उसकी उलझन बढ़ा रहा था। वहाँ क्या हुआ? क्या भैया से कोई बहस हुई? क्या भैया ने उसे मेरा ख्याल छोड़ने की धमकी दी? क्या इसलिए उसने आत्महत्या कर ली कि मुझे नहीं पा सकता था? एक बार उसने कहा भी था, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। मंशा, क्या ये स्थिति उसने मान ली थी कि बिना उससे पूछे, या उसे नहीं कौन कर सकता है ये काम? क्या भैया? नहीं, वो जोर से चीखी।
थी। माँ हड़बड़ाकर कमरे में आई, देखा वो बेहोश हो गई है। थोड़ी थोड़ी देर में होश आता तो वह कुछ बड़बड़ाने लगती। धीरे धीरे वो सामान्य होने लगी। उसने महसूस किया भैया उससे कतरा रहे हैं और इसी आधार पर उनके प्रति संदेह का जो सांप कुंडली मारकर उसके मन में बैठा वो भैया के जीवन पर्यंत वैसा ही रहा। उनकी मृत्यु के बाद भी मन की अदालत में वो उन्हें निर्दोष घोषित नहीं कर सकी। दुनिया और जीवन का चक्र जैसा चलने लगा था। प्रभास से ही उसका ब्याह हुआ, बच्चे हुए और अब उनका भी ब्याह होने जा रहा था। न जाने आंखों से कितने आंसू बह गए। रीता दरवाजे पर ही खड़ी रही। मंशा ने ही मुड़कर देखा तो उसके गले लगकर फिर से रो पड़ी। रवि की मृत्यु के बाद वो आज पहली बार रोई है। रीता कुछ समझ नहीं पा रही थी। हम सचमुच जीवन में कितना कुछ बोझ लिए जीते हैं और उसे लिए ही मर भी जाते हैं। ये रहस्य कोई कभी नहीं जान पाता। केवल उसकी झलक मात्र ही कोई घटना कभी दे जाती है। वे दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गईं। मंशा ने स्थिर हो कॉफी पी और अपने बेटे की शादी का कार्ड रीता की ओर बढ़ा दिया। वो बेहद खुश हुई यह देखकर कि लड़की दूसरी जाति की है। रीता की जिज्ञासा फूट पड़ी, दीदी जो आप जीवन में नहीं कर सके उसे बेटे के जीवन में करते समय कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हुई थी। भैया ने जैसे सामाजिक स्तर की बातचीत की थी वैसा तो आज भी पूरी तरह नहीं, फिर भी हम इतना आगे तो बढ़े ही हैं कि इतना कर सके। प्रभात नहीं चाहते थे, बड़े बुजुर्ग भी नाराज हैं, पर मैंने मनीष और दीपा के संबंध में संतोषजनक ढंग से सब जाना तो फिर अड़ गई। मैं बेटा नहीं खोना चाहती थी, किसी तरह का खतरा नहीं उठाने की ठान ली। सोच लिया अपनी जान दे दूंगी पर इसको बचा लूंगी, मन का बोझ इससे हल्का हो जाएगा। उसके चेहरे पर हंसी की रेखा उभर कर विलीन हो गई। घर परिवार की कितनी ही बातें कर मंशा चलने को उद्धत हुई तो बैग से एक कागज का पैकेट सा रीता के हाथ में थमाकर कहा, इसे भी रख लो। ये क्या है दीदी? आधी तस्वीर जिसे तुम्हारे रवि भैया जोड़ना चाहते थे। जब कभी तुम सुनो कि मंशा दीदी नहीं रही तो इस तस्वीर से इसे जोड़ देना ताकि वो पूरी हो जाए। ये जिम्मेदारी तुम्हें ही सौंप सकती हूँ रीता। वो डबडबाती आंखों के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। अतीत को मुड़कर दोबारा देखने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।